हेलो गाइस, मेरा नाम है विजय प्रजापति। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो इसमें हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में बोहर का परमाणु मॉडल। बच्चों, इससे पहले मैंने जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल और फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दोनों मैं पढ़ा चुका हूं। उसका जो वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो फिर यहां पर आई बटन में लिखा हुआ है, ठीक है। आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके समझ में आएगा। ये क्लास 11th केमिस्ट्री का जो सेकेंड लेसन है, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना, उसी का मैं लगातार सभी पार्ट बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे अंत तक तो 100% गारंटीड है कि आपको ज़रूर समझ में आएगी वीडियो। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है। एक्चुअल में बोहर में जो है एच साइलेंट रहता है, तो आप इसको सिर्फ बोर का भी परमाणु मॉडल भी कहा जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बोहर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। इससे पहले एक्चुअल में बोहर का परमाणु मॉडल कब आया, क्यों आया, इस पे हम लोगों को बात करना ज़रूरी है। क्यों, क्या ज़रूरत थी हमें बोहर का परमाणु मॉडल लाने की। रदरफोर्ड ने भी तो मॉडल दिया था, उससे नहीं मतलब कि परमाणु की संरचना उससे भी तो ज्ञात हो गई थी। लेकिन पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैक्सवेल आए थे, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे, कौन, मैक्सवेल, जिन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां निकाली थी। उन्होंने क्या कमियां निकाली थी कि उनका जो रदरफोर्ड ने तो ये बता दिया था कि जैसे मान लीजिए कोई एक नाभिक है, ठीक, इस पर प्लस चार्ज है, तो इसके चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि इनका जो है इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि मैक्सवेल ने बोला था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसके अंदर गिर जाएगा और वो एटम वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। और क्या नहीं कर पाए थे कि जो स्पेक्ट्रम बनती है वो कैसे बनती है, ठीक है। तो उसका भी जिक्र मैं आज इस वीडियो में करूँगा। तो चलिए आइए देखते हैं बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, ठीक है। बच्चों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा बोहर का परमाणु मॉडल। एक्चुअल में क्या होता है ना कि बोहर का परमाणु मॉडल बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ उस ज़माने में, ठीक है। तो उन्होंने क्या खास बताई थी, इन्होंने कुछ नहीं, रदरफोर्ड जो मॉडल दिए थे उन्हीं की कमियों को थोड़ा सा इम्प्रूव किया था। तो रदरफोर्ड तो फिर बोहर ने क्या किया था कि जैसे इन्होंने, मैं आपको 5 मुख्य बातें बताऊंगा इसमें, जो कि ये बोहर ने अपने मॉडल में दिया था, ठीक। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक, जैसे मान लीजिए पहले इसको समझ लीजिए कि ये नाभिक है परमाणु का, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। बोहर ने क्या बताया सबसे पहले कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक। तो ये बात तो भाई रदरफोर्ड ने भी बता दी थी ना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि एक स्पेसिफिक जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये स्पेशल कक्षाओं में, मतलब एक ऊर्जा स्तर के आधार पे ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, बोहर के परमाणु मॉडल का, ठीक है। यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक। इसका फर्स्ट पॉइंट का क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन, आप सभी लोग भी इसे नोट करते रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हुई, ये तो रदरफोर्ड ने भी बताया था। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें इन्होंने स्पेशल क्या बताया, ठीक है। तो स्पेशल ये बोहर ने ये बताया कि जो नाभिक के चारों ओर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या करते हैं कि एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, एक निश्चित सेल में चक्कर लगाते हैं, ठीक। फिर सेकंड हम लोग पॉइंट क्या देखेंगे इनका, सेकंड ने बोहर ने क्या कहा था कि जो इनमें कक्षाएं होती हैं इनका एक निश्चित ऊर्जा का क्रम होता है, ठीक है। जितनी भी कक्षाएं हैं, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, और फिर अगर और इलेक्ट्रॉन रहते तो और है, ये सभी बात क्या है कि
जितने भी ऊर्जा स्तर होंगे, ठीक है, जितने भी कक्षाएं होंगी उनका एक निश्चित क्या होता है, ऊर्जा स्तर होता है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, सभी कक्षाओं की एक निश्चित ऊर्जा होती है, ठीक है, ऊर्जा होती है जिन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ये सभी पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, कहा जाता है, ठीक। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ये बात भाई किसने कही थी, रदरफोर्ड ने भी कही थी, तो बोर ने भी कह दी, ठीक है। दूसरा क्या बताया कि सभी ये जो कक्षाएं हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी क्या होती है, एक एनर्जी होती है। जैसे मान लीजिए जो लोअर इसके पास है, इसकी एनर्जी अलग होगी, जो इससे दूर होगा इसकी एनर्जी अलग होगी। तो मतलब जितनी भी कक्षाएं हैं ये क्या है कि इनकी अलग अलग अपनी एक एनर्जी होती है, और उन एनर्जी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर, ठीक है, एनर्जी लेवल कहा जाता है। तो ये दो बातें हो गई, नोट कर लीजिए इसको, ठीक। अब आइए देखते हैं हम लोग तीसरी क्या बात कही थी कि जो इसके अंदर अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो इसको ना तो एनर्जी की ज़रूरत है और ना ही ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा, ना तो एनर्जी ये निकालेगा। तीसरी सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात क्या बताई थी बोर ने कि अगर कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी ना तो कम होगी ना तो वो बाहर से एनर्जी लेगा, मतलब वो उसमें क्या होगा, घूमता रहेगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिस भी ऊर्जा स्तर जिस कक्षक में घूम रहा है उसकी एनर्जी उतना ही रहेगी, ठीक है, उसको फिर दोबारा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना तो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर से चक्कर लगाते समय ऊर्जा न तो ग्रहण करते हैं और न ही मुक्त करते हैं। मुक्त करते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे ऐसा मैंने क्यों कहा। अभी इसको हीट देंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं लेगा, लेगा, बिल्कुल लेगा। लेकिन वो हीट अगर उसी कक्षा में वो घूम रहा है, अगर मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसके पास उतनी एनर्जी है कि इसमें घूमता रहेगा। अगर हम लोग बाहर से एनर्जी देंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं लेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ऊर्जा का मतलब जो कक्षक है इसको चेंज कर लेगा, ठीक है, एक्साइटेड स्टेज में आ जाएगा। तो ये तीन बातें हैं और चौथी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब इसमें एक और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे बताऊंगा कि जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो बोर ने ये भी बताया कि इनका नंबर होता है, ठीक है। जैसे आप लोग इधर से देखेंगे तो ये कौन सा नंबर होगा, 1, ठीक है, ये कौन सा होगा, सेकेंड। मान लीजिए इसके बाद अगर एक और रहता है यहाँ पर, ठीक, अगर इसके बाद एक और अगर हम लोग कक्षक बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, 3, ठीक। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक और बनाए तो ये 4th हो जाएगा। तो ऐसे करके चलता रहता है। लेकिन क्या एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान समझिएगा कि क्या इनके बीच की दूरी बराबर होती है, जितनी दूरी इसके बीच में, नाभिक से इसके बीच में, इससे इसके बीच में, इससे इसके बीच में, तो ये दूरी बराबर नहीं होती है, ठीक है। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे कम होती जाती है। जैसे इसको समझिए, जैसे मान लीजिए पहला ये नाभिक है, अगर यहाँ पर पहला वाला इतना दूर है इससे, तो दूसरा वाला थोड़ा इससे कम होगा, तीसरा इससे थोड़ा सा और कम होगा, चौथा इससे थोड़ा सा और कम होगा, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा स्तर मैंने क्या बताया कि इनका एक ऊर्जा स्तर होता है। तो ये बात हो गई। तो इनको क्या बोला जाएगा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। तो इनको n से इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट किया जाएगा, n से। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा,
n1 मतलब कि पहला हो गया, ये कितना हो जाएगा n बराबर 2, ये कितना हो जाएगा n बराबर 3 और ये हो जाएगा n बराबर 4। ठीक, तो ये ऐसे है। इनका नाम भी लिखा था, तो क्या क्या नाम लिख सकते हैं हम लोग, जैसे इसको पहले वाले को K बोलते हैं, फिर L, फिर M, फिर इसको N, ऐसे करते करते आगे चला जाएगा। ठीक, तो ये बातें थी। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में चौथी, जो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, चौथी बात को पहले हम लोग समझ लेते हैं खूब अच्छे से। तो नील बोर ने चौथी बात क्या बताई थी कि प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एक कोणीय संवेग होता है, एक निश्चित कोणीय संवेग होता है। क्या बताएं, प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है, इसको एक ठो मिटा दे रहे हैं इसे, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित कोणीय संवेग होता है। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसको अच्छे से बना दे रहे हैं। हाँ ठीक, ये n बराबर 3 था। ठीक, और K L M ऐसे एक और रहता तो n हो जाता। तो एक कोणीय संवेग, अब ये बात आपको जरूर परेशान कर रही होगी कि इसका कोणीय संवेग क्या होता है। एक्चुअल में देखिए यहाँ पे लॉजिक है, जिससे मान लीजिए होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पीछे भाई चक्कर क्यों लगा रहा है, इसको आके इसमें गिर जाना चाहिए। माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, आपस में मिलते हैं। जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ क्या होती है कि पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है, तो ऐसा क्यों होता है, सूर्य में भी अट्रैक्शन फोर्स होता है और फिर पृथ्वी में भी होता है, ये दोनों को आपस में मिल जाना चाहिए जाकर, लेकिन आपस में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम लोग जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि जैसे हम लोग बचपन में रहते हैं, छोटे रहते हैं, या तो फिर अभी भी टाइम, तो हम लोग बचपन में जैसे ऐसे खेल खेले होंगे, कोई एक और आदमी जैसे किसी की दोस्त हो तो ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे घूमते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, घूमते हैं, जबकि वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को पास बुलाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पास बुलाते हैं, लेकिन पास आते नहीं, एकदम पैर से पैर सटा लेंगे, ऐसे टच करा लेंगे और फिर ऐसे ऐसे घूमते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों के बीच में, अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच में दो बल कार्य कर रहा है। ठीक है, एक का नाम क्या है, अभिकेंद्रीय बल, और एक का नाम होगा अपकेंद्रीय बल। ठीक, तो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल क्या होता है, देखिए एक्चुअल में क्या है, इसको इसके पास एनर्जी इसको पास जाके मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। कारण इसका जानिए, क्योंकि इसमें अभिकेंद्रीय बल होता है। और अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग उंगली में कोई रस्सी ऐसे बांध लें और उस रस्सी में मान लीजिए छोटा सा कोई कंकड़ पत्थर छोटा सा बांध ले, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको घुमाते हैं तो वो क्या करता है, ऐसे हमारे चारों तरफ घूमता है। ठीक, तो जो घूमता है, अगर मान लीजिए वो अचानक से अगर रस्सी टूट गई तो क्या होगा, सीधे चला जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। तो हम लोग इसको घुमाते हैं, मतलब अपने पास बुलाते हैं, लेकिन फिर भी वो आके नहीं मिलता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, सूर्य है, और इसके चारों ओर क्या है, पृथ्वी अगर चक्कर लगा रही है, देखिए इसमें भी बल होता है खींचने वाला, इसमें भी, दोनों खींच कर मिल जाना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि अभिकेंद्रीय, इन दोनों के बीच में ये जो बल लग रहा है, ठीक है, ये ऐसे आपस में खींचने वाला बल नहीं लगेगा। कारण जानिए कि अगर ये बल नहीं रहता तो ये पृथ्वी क्या होती, उसी ढेले की तरह जो टूट जाता है तो वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाता है दूर। तो उसी प्रकार से भी क्या होता, दूर चला जाता। तो ये इसको क्या कर रही है, ये बल इसको बांधने में काम करता है। और अपकेंद्रीय बल क्या होता है, क्योंकि इस पर बाहर से बल लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है, इस पर बाहर से बल लग रहा है। आप कहेंगे बाहर से कैसे लग रहा है, क्योंकि जैसे ये यहाँ से टूटेगा, ठीक, जैसे ही ये यहाँ से टूटा वो तुरंत वो बाहर की तरफ चला जाएगा। तो बाहर से अगर अंदर कोई चीज़ ला रहा है तो बल काम कर रहा है। तो नाभिक और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल लगता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय। अब इलेक्ट्रॉन को बचाए हुए ये इसको बांधे हुआ है तो ये इसके चारों तरफ घूमेगा ऐसे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये इसको बांधे नहीं रहता तो ये क्या होता है, ये इसके चारों ओर नहीं घूमता, ये ऐसे जाता तो फिर ऐसे 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 इससे दूर चला जाता। ठीक, तो ये होता है अभिकेंद्रीय बल जो कि अंदर से लगता है,
किसके किसके बीच में, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में। और अपकेंद्री बल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन और बाहर के बीच में लगता है। तो क्यों नहीं खींचता ये भी जान लीजिए, क्योंकि अपकेंद्री बल को बचाने के लिए ये अभिकेंद्री बल लगता है। ठीक, तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब चौथी पॉइंट हम लोग देखेंगे इसकी क्या थी कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित कोणीय संवेग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि संवेग क्या होता है। तो देखो बच्चों, संवेग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, इसको अच्छे से और बना देते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है इसका, ठीक है, तो ये घूमेगा तो किसी डायरेक्शन में ना घूमेगा। ठीक, तो जो इसका वेग होगा, एक स्पीड होगी, ठीक है, सॉरी वेग होगा इसका एक घूमने का, और इसका खुद का एक द्रव्यमान होगा। इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान होता ही है, और इसका जब घूमेगा तो इसका एक वेग होगा। तो द्रव्यमान और वेग दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, संवेग। तो संवेग बराबर हम लोग क्या जानेंगे, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या हो जाएगा, संवेग। तो द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं, m से, और वेग को v से, और संवेग को p से। तो यानी कि p इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू वी हो गया। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये किस में संवेग लग रहा है, ये किसके थ्रू लग रहा है, ये लग रहा है इसके रेडियस के थ्रू। कहाँ लग रहा है, इसके रेडियस के, मतलब किसके, त्रिज्या के। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, RmV। ठीक है, मतलब इसका संवेग बराबर क्या हो जाएगा, RmV। या तो फिर इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, h/2π। क्या लिखेंगे इसी को, h/2π। ठीक है, तो इतना आप सभी लोग नोट कीजिए पहले। नोट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो h/2π है, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। तो एक बात बताइए, इसको हम लोग जो इसमें सेल्स थे, इसको हम लोग किससे दिखा रहे थे, इसको हम लोग दिखा रहे थे n से। किससे दिखा रहे थे, n से। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू NH/2π। ठीक है, NH/2π। अब हम लोग देखेंगे, अगर मान लीजिए पहले ये क्या था, n बराबर 1 था, ये n बराबर 2 था, ये n बराबर कितना था, 3 था। तो अगर हमें किसी भी कक्षक का अगर हमें कोणीय संवेग निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए पहले वाले कक्षक का क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा, क्योंकि n बराबर कितना होगा, 1। तो p बराबर क्या हो जाएगा पहले वाले कक्षक के लिए, h/2π। ठीक है, अगर दूसरे वाले कक्षक की इसकी बात की जाए तो इसका कितना हो जाएगा, p इक्वल टू n की जगह में क्या वैल्यू रखनी है, 2। तो क्या हो जाएगा, 2h/2π। 3 के लिए रखना है तो 3h/2π। तो ऐसे करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। अब हम लोग देखेंगे पांचवी बात। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसमें पांचवी बात क्या बताई थी नील बोर ने। तो पांचवी बात ये बताई थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले समझ लीजिए उसको, कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको चार्ज या फिर हीट या फिर एनर्जी दिया जा रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो मूव करके दूसरे ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए हम लोगों के पास अगर मान लीजिए 10 रुपये रहते, तो हम लोग लोकल मार्केट में जाकर कुछ भी लेकर खा लेते। अगर सोचिए हमारे पास और चार्ज रहता, हमें और एनर्जी रहती, 100 रुपये रहते, 200 रुपये, तो हम लोग और बड़ी बाज़ार में जाते, कुछ चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर जो भी खाते। और पैसा रहता तो हम लोग क्या करते, जिला स्तर पे जाते, और अच्छे से पैसा रहता तो कहीं शहर में घूमने जाते। समझ रहे हैं ना, कि जैसे जैसे हम लोग के पास चार्ज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग क्या है, दूर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इसको भी अगर चार्ज मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, तो ये क्या करेगा, दूर चलता चला जाएगा ऊपर की कक्षाओं में। तो उसे उस अवस्था में क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था। क्या बोलेंगे, उत्तेजित अवस्था। लेकिन क्या होगा कि हम लोग कहीं ज़्यादा को पैसा ले लेते हैं तो हम लोग घूमने चले जाते हैं। जब जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोगों का पैसा ख़त्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वापस चले आते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन चला गया, जब इसकी एनर्जी जो है मिली थी वो लो होगी, वो क्या करेगा, धीरे धीरे वापस इसमें चला। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से वापस आएगा वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे।
तो ये इसके कक्षक थे। खूब बेहतरीन तरीके से समझिए इसको, आसानी से समझ में आएगा, बहुत बड़ा नहीं है ये। जैसे मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसको मिल गया, इसमें चला गया, फिर इसके बाद मिला, इसमें चला गया, मान लीजिए एक और कक्षक रहा होता, ठीक है, तो ये इसमें भी चला जाता, इसको भी डाल दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसका पैसा यानी कि एनर्जी ख़त्म हो गई, ये क्या आएगा, इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा। तो यही चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो पहले फोर्थ से फिर इसमें आए, फिर इसमें आए, फिर इसमें, वो यहाँ से आने के तो कई रास्ते, इसको यहाँ से भी आ सकता है, या तो फिर यहाँ से डायरेक्ट इसमें आए, फिर इसमें आए, या तो फिर यहाँ से, ऐसे मतलब कई रास्ते इसको मिल जाते हैं। तो जितने रास्ते मिलेंगे उतनी क्या होगी कि लाइन दिखाई देती थी। क्या दिखाई देती थी? लाइन। इन्हीं लाइन को जो है स्पेक्ट्रम कहा जाता था, ठीक है। क्या बोला जाता था? स्पेक्ट्रम। जितने लाइन में ये वापस आएगा, जितने मतलब स्टेप में, तो उतने यहाँ पे लाइंस मिल जाती थी जो कि उसके स्पेक्ट्रम को दिखाती थी। और यही काम रदरफोर्ड ने ये भी नहीं किया था, जो कि किसने बताया? नील बोर ने। तो पांचवा पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिल जाती है तो वो कहाँ चला जाता है? एक्साइटेड स्टेज में, ठीक। लेकिन जब वापस आता है तो वो स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है, ठीक, क्योंकि कई वे से आता है तो उसमें क्या होता है? बैंडेज, स्पेक्ट्रम का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों ये था नील बोर का जो परमाणु मॉडल, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये सफल हुआ क्योंकि अब इसको प्रूव करने के लिए, इसको गलत साबित करने के लिए अभी कोई यहाँ पे प्रमाण नहीं था, इसीलिए वर्ल्ड वाइड इसे बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को न्यू टॉपिक बताएंगे। अगर आप लोग अभी तक पीछे का शुरू से इस लेसन को देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके देख लीजिए, ठीक है। दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे वो लोग भी इसको देख सके, आसानी से समझ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।